आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज दिन है बुधवार और जो आपकी क्लासेस चल रही हैं फॉर एसएससी सीजीएल 2019 मैथ्स डे 3 परसेंटेज की क्लास आज होनी है। देखिए परसेंटेज में मैं फिर से आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव है क्लास का, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, थियरी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स बिल्ड कर रहे हैं। जब फंडामेंटल्स बिल्ड हो जाएंगे ना, तब मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इन फंडामेंटल्स को यूज करके कैसे क्वेश्चंस करेंगे, और आपको एक चैप्टर के बाद ही समझ में आने लगेगा कि आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम फंडामेंटल्स करेंगे और मैं कुछ अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग साथ में बने रहना लास्ट तक। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो परेशान नहीं होना है, आप बाद में उसको रिवाइज कर लेना वीडियो को, आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपको मेंस का एग्जाम भी देना है जो कि जून में है। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सर ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल हैं जिसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब क्वेश्चंस होंगे तो सारे पीडीएफ यहीं मिलेंगे आपको, इसलिए इनको जरूर ज्वाइन करके रखें। तो आज की मैं क्लास शुरू करूंगा थोड़ा लाइट मूड से, कुछ आपको बताता हूं एक मैथमेटिकल जोक के साथ। ठीक है, जो आपने कल सीखा है एबी रूल, तो एबी रूल का आप जो है आम जीवन में इस्तेमाल कैसे करोगे। ठीक है, अब देखिए मैं एक नाम यूज कर रहा हूं और वो नाम है आपका भोलू। ठीक है, तो भोलू जी जो है एक बहुत ही खड़ूस पिताजी हैं। खड़ूस पिताजी जानते हो कैसे होते हैं, कि जब बच्चों के नंबर कम आते हैं तो उनकी पिटाई करते हैं, सुताई करते हैं। ठीक है, तो देखिए भोलू का जो बच्चा है वो काफ़ी स्मार्ट है, उसका नाम भोलू नहीं है, राइट, वो काफ़ी स्मार्ट है। तो हुआ क्या कि भोलू के बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में जब भी उसके मार्क्स आए, तो आपको पता है आपके जो नंबर होते हैं ना, वो आपकी जो सुताई या पिटाई होती है वो इस पर निर्भर करती है कि पड़ोसी के बच्चे के कितने नंबर आए हैं। अगर आपके नंबर उससे ज़्यादा हैं, भले ही आपके 60% आए हैं, अगर उसका 59 है ना, तो आपकी पिटाई नहीं होती है, क्योंकि आपने पड़ोसी से ज़्यादा नंबर आप लेके आए। लेकिन पड़ोसी के अगर 61 है ना, तो फिर सुताई होनी है। तो कुछ ध्यान से समझना कि भोलू के साथ क्या हुआ। एक भोलू है और इधर आपके गोलू हैं। तो इन दोनों के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, राइट। तो इन दोनों के बच्चे अगर एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ओके ठीक है, ओके अच्छा आपको पेन ड्राइव, सॉरी जस्ट एक मिनट प्लीज। तो देखिए मैंने क्या बोला आपको कि भोलू और गोलू के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए स्टोरी क्या है, मैं वही कह रहा हूं कि लेट्स से कि इसके मार्क्स आए 100, गोलू के बच्चे के मार्क्स 100 हैं और भोलू के बच्चे के मार्क्स आए हैं 80। क्लियर और नॉट, इसके 80 मार्क्स आए हैं। सो अब जरा ध्यान से समझना कि भोलू का एक दूसरा बच्चा है, उसके भी 80 मार्क्स आए हैं। 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे सही है, राइट। सो ऐसा नहीं करना कि पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, 2 ओके। सो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भोलू को 2 बच्चे हैं, दोनों एक क्लास में जुड़वा बच्चे हैं मान लिया, और गोलू का एक बच्चा जिसके 100 मार्क्स आए। तो देखिए क्या होता है कि भोलू का ये वाला जो बच्चा है ये भी भोलू ही है, और भोलू का एक बच्चा ये है जो थोड़ा स्मार्ट है। तो ये घर पे आया और पहला सवाल भोलू का ये था कि तुम्हारे गोलू से कितने नंबर कम आए। क्लियर और नॉट, गोलू से कितना नंबर कम आया है कंपैरिजन में। तो देखिए भोलू ने क्या जवाब दिया, भोलू ने ये बोला कि गोलू के नंबर मुझसे 25% ज्यादा आए हैं। गोलू के बच्चे के नंबर 25% ज्यादा हैं, ऐसा भोलू के पहले बच्चे ने बोला। ठीक है, अब क्या हुआ कि भोलू का जो दूसरा बच्चा है उसने क्या बोला कि मेरे उससे 20% मार्क कम आए हैं। आप बताओ किसकी सुताई ज्यादा होगी, किसकी सुताई ज्यादा होगी। ध्यान से देखना, इसकी सुताई कम होगी। क्या इसने कोई झूठ बोला है? नहीं। ये महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पे दोनों बच्चे काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। इन्होंने झूठ नहीं बोला है, पर किसी ने झूठ नहीं बोला है, पर आपको पता है इसकी पिटाई ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि गोलू के नंबर मुझसे 25% ज्यादा है, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे गोलू से 20% कम है। अब भोलू को परसेंटेज की इतनी जानकारी है नहीं, एबी रूल की इतनी जानकारी है नहीं, उसने एक जगह सुना 25, एक जगह सुना 20, और उसने क्या किया, इसको ज्यादा सूद दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए जीवन में आपको एबी रूल का ये भी फायदा होगा कि आप अपने बच्चों के प्रति दो तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। डेटा को अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, पर दोनों डेटा सेम है, ये आपको पता चलेगा, और इससे आपके बच्चे आपको बेवकूफ भी नहीं बना पाएंगे, है ना। इसी इंफॉर्मेशन को देने के 2 तरीके हैं। एक जगह ऐसा महसूस हो रहा है कि अंतर ज्यादा है, और एक जगह ऐसा महसूस हो रहा है कि अंतर कम है, बट दोनों की बातें बिल्कुल 100%
सही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि परसेंटेज का ये ज्ञान आपको आगे कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, इससे बचाएगा। और साथ ही साथ आपके पास एक तरीका है कि आपको अगर कोई मिलता है तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन है ना उसको थोड़ा बेहतर तरीके से बता सकते हैं जिसमें उसको कम दुख हो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं कि सेम डेटा को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं जहां पर दिल को चोट अलग अलग लगेगी। जिनको नॉलेज कम है स्पेशली उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि इन्फॉर्मेशंस को उस तरह से दो कि लोगों को दिल का दौरा ना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा उनका बचाव हो जाए। एनीवेज, दिस वाज जस्ट ए जोक, मैथमेटिकल जोक। लेट्स स्टार्ट नाउ द क्लास। हम लोग कल बात कर रहे थे किसकी? हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज चेंज के 3 स्ट्रक्चर्स की बात करी हमने। इवन हमने बात करी कि उनको अगर आप मास्टर करोगे तो आपके सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अच्छे हो जाएंगे। क्या हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करी? यस, हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करी। अब देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10% के करस्पॉन्डिंग आपका 1.1 होता है। ये आपको समझ में आया? अब मैं एक बात और करने जा रहा हूं जिसको आप बहुत अच्छे से समझना यहां पर, कि जब ये 10% आपका इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर डेसिमल में 1.1 होता है। लेकिन यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और फ्रैक्शन में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कि अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसमें 1/10 का इंक्रीज होगा, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका कहलाता है कि ये 11/10 होगा। क्लियर? मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होगा। यस, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कई बार फ्रैक्शन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लिखना हमारे लिए यूजफुल होता है, कई बार आपका डेसिमल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना यूजफुल होता है। तो ये सेम परसेंटेज का डेसिमल और फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कोई चीज 1.1 टाइम्स हो गई तो वो चीज 11/10 टाइम्स हो गई। राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने कैसे लिखा? ये हो गया 1 + 10/100, तो वहां मैंने 10/100 को डिवाइड कर दिया तो 1.1 बन गया। और ये आपका क्या हो गया? ये सिंपली आपका 11/10 है, वो भी आपका क्या होगा? दैट इज 1.1। अब देखिए, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि कई बार जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपसे फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूंगा। देखिए, ये 1.05 है। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूंगा तो ये आपका होता है 1/20। सो 1 + 1/20 आपका बनता है 21/20। तो आप सरप्राइज मत हो जाना, ये मैंने कैसे लिखा है। अगर आप ब्रैकेट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1/20 होता है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 5% का। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? 1 + 1/20, जिसको मैं 21/20 भी बोल सकता हूं। राइट? ऐसे ही लेट्स से मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी कि यहां पर मैंने लिखा +20%, तो आप कह सकते हो कि +20% का मतलब 1.2 भी हो सकता है, और आप कह सकते हो इसका मतलब 1 + 1/5 भी हो सकता है, यानी 6/5 भी हो सकता है। यानी मैं कहूं 1.2 टाइम्स हो गया या मैं कहूं 6/5 टाइम्स हो गया, इसमें कोई अंतर नहीं है। डिपेंडिंग ऑन कि हमें एग्जाम में किस तरह का डेटा प्रोवाइडेड है, हम उसके हिसाब से वैल्यूज को यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू आपकी 25% है, तो आप कहोगे ये वैल्यू 1.25 टाइम्स होगी, या फिर ये 1 + 1/4 होगी, जो कि आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/4 टाइम्स। ऐसे ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि +40% है, तो आपको कि यहाँ 1.4 होता है, ये 1 + 2/5 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7/5। क्लियर? आप कहोगे जैसे मैंने वैल्यू लिखी है लेट्स से 50% इंक्रीज, तो आप कहोगे ये 1.5 होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 3/2। सो इट इज नॉट एनीथिंग न्यू टुडे इफ आई टॉक अबाउट द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बट ये आपको समझना जरूरी है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका रीजन है, आप जब जाओगे कई बार सवाल में ऐसा बोला जाएगा कि कोई क्वांटिटी 5/4 टाइम्स हो गई है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई क्वांटिटी 5/4 टाइम्स हो गई है, तो आपको ये वक्त नहीं लगना चाहिए सोचने में कि इसमें 1/4 का इंक्रीज हुआ है या फिर इसमें 25% का इंक्रीज हुआ है। क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई चीज 5/4 टाइम्स हो गई है, तो क्या आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है? यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है कि कोई चीज कितनी गुनी हो गई। अगर कोई चीज 5/4 टाइम्स हो गई तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 5/4 है तो उसको आप लिख सकते हो 1 + 1/4, तो ये 1/4 उसमें इंक्रीज हुआ, यानी ये 25% का इंक्रीज है। इस तरह के टर्म्स एग्जाम में यूज होते हैं कि एक चीज 5/4 गुना हो गई, कोई चीज 6/5 गुना हो गई। सो आप क्विकली देख पाओगे कि उसमें परसेंटेज चेंज या फिर उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, एक डेटा बहुत कॉमन है कि अगर मैं आपसे बोलूं +4% के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, जल्दी से बता सकते हो क्या? आप कहोगे है होगा 1 + 1/25, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगी 26/25। ये डेटा काफी इस्तेमाल होता है एग्जाम में। +4%,
26/25 बन जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लिखते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, राइट। अब जरा इसी चीज को हम बात कर लेते हैं कि अगर हम नेगेटिव परसेंटेज की बात कर रहे होते -10%, तो आप बोलते कि ये तो 0.9 होगा, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 9/10 बनेगा। कैसे, क्लियर है कि नहीं है? 9/10 होगा। यस, ये कैसे बना? 1 - 1/10 से आपका 9/10 बना। 1 माइनस ये आपका वैल्यू है 10%। 10% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 1/10 होता है, ठीक है। ऐसे ही आप जरा मुझे बताओ कि अगर मैंने आपके सामने लिखा -20%, तो आपको पता है -20% का मतलब यहां तो ये 0.8 होता है, या फिर आप कह सकते हो 1 - 1/5 यानी 4/5, ठीक है। आप कहोगे यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं -20%, तो आपको पता है ये वैल्यू 0.7 होती है, ये बनेगा 1 - 3/10, तो ये आपका हो जाएगा 7/10। क्लियर? लेट्स से मैंने कहा -25% है, तो आपको पता है कोई भी वैल्यू 0.75 टाइम्स हो जाती है, इसको आप बोलते हो 3/4। लेट्स से मैंने कहा कि -4%, सो -4% आपको पता है ये 0.96 टाइम हो जाएगा, और अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो आप कहोगे ये बनेगा 1 - 1/25, तो ये आपका बनेगा 24/25। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि -5% है, तो आप कहोगे ये बनेगा 1 - 1/20, ये बन जाएगा आपका 19/20। अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो ये 0.95 आएगा। क्लियर? अच्छा, एक +5% जैसे मैंने उधर नहीं लिखवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे ये बनेगा 1 + 1/20, तो ये हो जाएगा आपका 21/20, राइट। और यहाँ पर आपका 1.05 होता है अगर प्लस है तो। सो आई थिंक इट इज मोर क्लियर नाउ कि फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स क्या होते हैं, बिकॉज अल्टरनेटिवली हम फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को भी यूज करेंगे व्हेन एवर इट विल बी नीडेड। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं है? अगर मैंने आपसे बोला कि +12.5% है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे 1 + 1/8 होगा, यानी ये 9/8 होगा, राइट। 9/8 होगा। तो जब इस तरह के परसेंटेज होंगे तो हम बेहतर है कि फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करें। अगर हमने कहा -12.5% है, तो आप कहोगे ये होगा 1 - 1/8, तो ये आपको पता है 87.5% के इक्विवेलेंट होता है, ये आपका 7/8 होता है। तो हम क्विकली इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं कि 7/8 टाइम्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि अभी तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ऑलराइट, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा मैं आपको अब आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट है परसेंटेज के, वो मैं सेपरेट क्लास में लूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे डेडिकेटेड एक क्लास चाहिए। तो अभी मैं उस चीज को छोड़ रहा हूं, जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट है कि एक परसेंटेज को जल्दी से कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए मैं सेपरेट क्लास करवाऊंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं आगे, और अब हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो प्रतिशत बदलाव है जो कि आपका सक्सेसिव है। सक्सेसिव में अंतर क्या होता है, ये जरा ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैंने आपसे बोला लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है 100। सक्सेसिव का मतलब ये होता है सर कि पहले आपने इसको लेट्स से 10% से बढ़ाया, फिर आपने इसको फिर से 10% से बढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये वैल्यू आपकी 20% से बढ़ जाएगी। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये दोनों परसेंटेज चेंज अलग अलग बेस पे हैं। कैसे? अब बताओ, यहाँ 100% है, यहाँ अगर मैंने 10% लिखा है, ये भी 10% लिखा है, तो ये वाला जो 10% का चेंज है वो किस पे हुआ है? वो बढ़े हुए बेस पे हुआ है। जैसे ये वैल्यू आपकी 110 हो गई मान लिया, तो 110 का 10% आप निकालोगे तो ये बनेगा 11। तो देखो यहां पर चेंज हुआ 10 का, यहां चेंज हुआ 11 का, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई चेंज? टोटल चेंज आपका हो गया 21 का, ये फाइनल वैल्यू आपकी 121 है, इसलिए ये चेंज आपका होता है 21% इंक्रीज। क्लियर? सभी को क्लियर है? 21% इंक्रीज है, राइट। अब देखो, इस पर्टिकुलर वैल्यू को ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। एक तरीका तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में अगर आप दूसरा तरीका देखो, तो परसेंटेज का जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है उसको जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। ये वैल्यू 100 है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू मैंने निकाली है वो कैसे आई है। आप कहोगे 10% चेंज अगर यहां पर हो रहा है, तो ये वैल्यू जो भी है वो 1.1 टाइम्स हो जाएगी। यहां पर एक स्ट्रक्चर देखना, केवल इस एरो को देखो, अगर कोई चीज 10% इंक्रीज हो रही है तो क्या आप बोलते हो 1.1 टाइम्स हो जाएगी? यस। अब यहां जो वैल्यू आपको मिली, ये फिर से अगले स्टेप में भी अगर आपने 10% इंक्रीज रखा है तो ये फिर से 1.1 टाइम्स हो जाएगी। एक बार 1.1 हुआ, दूसरी बार 1.1 हुआ, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये वाली वैल्यू 1.21 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल वैल्यू की? यस। अभी इनिशियल वैल्यू हटा रहा हूं मैंने कहा कि पहले 1.1 टाइम्स हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ, तो फिर से 1.1 टाइम्स हुआ, तो फाइनल वैल्यू आपकी 1.21 टाइम्स हो गई। अच्छा, ये बताओ कि अगर इनिशियल वैल्यू मेरी कुछ भी है,
फाइनली वो 1.21 टाइम्स हो जाएगी। तो 1.21 टाइम्स का परसेंटेज चेंज कितना होता है? क्या ये 21% इंक्रीज होता है? यस, ठीक है। सो आपको ये समझना है कि जब भी आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है तो उसमें आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज कर सकते हैं एज फार एज इट इज सिंपल। जैसे 1.1 इंटू 1.1 इज वेरी इजी, 1.1 का स्क्वायर 1.21 और 1.21 हुआ तो 21% का इंक्रीज हो गया। क्लियर है सभी को? दैट्स हाउ वी कैन राइट। तो मैं आपको ये अभी बेसिक समझा रहा हूं, 10 बाद में परसेंटेज थोड़ा चेंज करेंगे, अभी आप थोड़ा सा लॉजिक इसको अपना क्लियर कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट केस वेयर आई एम गोइंग टू से कि आपके पास यहां पर लेट्स से +10% है और यहां पर आपके पास -10% है, यानी आपने 10% बढ़ाया और 10% ही कम कर दिया। तो आपको पता है कि ये 1% आता है, इसका फॉर्मूला भी है, बट हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। 100 में आपने क्या किया? 10 का इंक्रीज किया, 10 का इंक्रीज करके ये वैल्यू 90 हुई, 90 में आपने 10% का डिक्रीज किया तो ये 9 का डिक्रीज हुआ। क्लियर कि नहीं? तो आप जरा मुझे बताओ कि यहां पर तो ये 10 का इंक्रीज दे रहा था, यहां पर आपको सॉरी ये 110 होगा, पहले 90 नहीं होगा, ये पहले तो इंक्रीज हुआ ना, तो ये 110 हुआ, फिर हमने 10% का डिक्रीज किया तो ये -11 हुआ। अब बताओ यहां 10 बढ़ा, यहां 11 घटा, तो क्या नेट -1 हुआ? यस, नेट -1 हुआ, तो मतलब ये हो गया 1% डिक्रीज। पहला तरीका जो आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो, ये वैल्यू फाइनली 99 हो गई। ठीक है। दूसरा तरीका ये था, आप कहोगे पहले जब आपने इसको 10% बढ़ाया हुआ है तो ये 1.1 टाइम्स होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, यहां पर आपने 10% डिक्रीज किया है तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? ये 0.9 टाइम्स होगा, क्योंकि 10% डिक्रीज के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 होता है। तो जो नेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ इन दोनों को कंबाइन करके वो हो गया 0.99 टाइम्स। कोई भी वैल्यू अगर 0.99 टाइम्स होती है तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, और ये क्या करस्पॉन्ड करता है? 1% डिक्रीज को। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको लग रहा होगा कि इसमें फॉर्मूला भी लगता है ना, a + b + ab/100, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी फॉर्मूला आपको याद है, पता है मुझे, पर मैं इसको जो समझा रहा हूँ वो आप लॉजिकली इसको समझो। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, उसके बाद मैं इसको समराइज करूंगा, आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए दूसरा केस क्या है जो आपको समझना है, वो ये है कि ये केस हो गया -10% और ये हो गया आपका -10%। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, -10% और -10%, तो आपको लग रहा होगा कि ये -20% होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां से जब आप स्टार्ट करोगे लेट्स से 100 से, तो ये आपका हो जाएगा -10, यहाँ आपको 90 मिलता है, 90 में 10 माइनस करते हो, 9 माइनस होता है तो 81 मिलता है। 100 से अगर 81 जाओगे तो आपका 19% का डिक्रीज होता है, या इसे कंबाइन कर लो, 10 और 9 19 होता है, -19। ठीक है, तो यहां 20 नहीं आए, यहां बल्कि 19% आई वैल्यू, राइट? क्लियर और नॉट? तो यहां पर आप ध्यान से देखो जरा कि ये वैल्यू अगर आपकी 20% आई, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जाओगे तो 10% डिक्रीज के करस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यू है वो क्या है? 0.9 है, और अगला 10% डिक्रीज है उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 0.9 है। तो नेट जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा ये फाइनल वैल्यू का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका 0.81 टाइम्स आया, और कोई क्वांटिटी अगर 0.81 टाइम्स होती है तो बोलते हैं कि वो 19% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अभी जो मैंने आपको समझाया है ये वो चीज बताई है जो आपको फॉर्मूले के टर्म्स में आती है। अच्छा देखिए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में अभी कभी भी अगर आपको 2% चेंज दिए हो तो आपका जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। ठीक है, क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताता हूं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि फॉर्मूला कहां से आ गया, आपने बताया ही नहीं। आप मुझे बताओ कि अगर आपने इसको a% से चेंज किया, लेट्स से इसको a% से चेंज किया और इसको आपने b% से चेंज किया, और मैं यहां प्लस लगा रहा हूं, मान लेते हैं दोनों चेंज है। क्लियर और नॉट? तो आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे ये हो जाएगी x × 1 + a/100, ऐसा होगा या नहीं होगा? यस। ये वैल्यू क्या होगी? अगर आपकी इनिशियल वैल्यू यहां पर x × 1 + a/100 है और ये आपने b% से बढ़ा दिया, तो ये आपका 1 + b/100 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आप जरा देखना फाइनल वैल्यू को इसको मल्टीप्लाई करके, ये मिलेगा आपको 1 प्लस आपको मिला a/100 प्लस आपको मिला b/100, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस आपको क्या मिला? ab/100 के आगे 2 0 और, ऐसा कुछ मिला। अब अगर आप x को कॉमन लेते हो ना तो देखो क्या मिलेगा? x प्लस, मैं देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं, एक 100 को नीचे ऐसे निकाल रहा हूं बाहर,
तो आपको ऊपर मिलेगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर मैं इस क्वांटिटी को ऊपर जो आपके लिखा हुआ है इसको मैं बोल दूं r, तो आप मुझे बताओ कि अगर यहां से कंपेयर करोगे शुरुआत से तो x आपका क्या हो गया, x इंटू 1 प्लस आर बाई 100, राइट, r बाई 100। तो r की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, देखिए नंबर्स फॉर्मूला क्या होता है ना, नंबर्स को जब जनरलाइज कर देते हो ना तो फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर आप सीधे फॉर्मूला सीखते हो, अगर आप सीधे फॉर्मूला सीखते हो तो आप पीछे की कहानी भूल जाते हो कि पीछे कहानी क्या है। तो अगर आप मल्टीप्लायर यूज करते हो ना तो आप नंबर्स को डायरेक्टली नंबर स्टेज पे ही डील कर सकते हो, हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फॉर्मूला सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहता हूं ये भूल जाओ, ये भी यूजफुल है। कभी कभी फ्रैक्शनल जब वैल्यूज आ जाती हैं या डेसिमल में वैल्यूज हैं, इट्स गुड। द ओनली थिंग इज दैट इन दिस फॉर्मूला यू नीड टू नो कि ए को साइन के साथ रखना है। अगर ए इंक्रीज है तो पॉजिटिव, डिक्रीज है तो नेगेटिव, इसमें आपको साइन के साथ रखना है। तो अगर दोनों डिक्रीज होंगे तो ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो, तो ताकि गलती ना हो आपसे। अच्छा, फॉर्मूले का एक और ड्रॉबैक होता है, वो मैं आपको बताता हूं, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, अगर दो सक्सेसिव नंबर्स हैं वो सक्सेसिव बढ़ रहे हैं तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पहले मैं इस फॉर्मूले को भी मना करता था, बट लोगों ने बहुत सवाल उठाए मेरे ऊपर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाते, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, इसको ध्यान रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फर्क आया है मेरे अंदर कुछ दिनों में, लोगों ने मजबूर कर दिया है मुझे कि नहीं नहीं कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फॉर्मूले की प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूले की प्रॉब्लम पता है क्या है। लेट्स से मैंने आपको बोला कि मेरे पास है 10%, 10% और 10%, ये तीन है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में, ऐसा है। अब फॉर्मूले में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फॉर्मूला ना जो आपने पढ़ा अभी a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये क्या है, ये केवल 2% चेंज के लिए लगता है, केवल 2% चेंज के लिए लगता है। या तो 3 वाला एक नया फॉर्मूला रटो, 3 वाला नया फॉर्मूला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर मैं बोर्ड पे लिख दूंगा तो आपकी तो जान जा सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं तो पता है मुझे कितना बड़ा है, राइट, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन अगर मैं लिखूंगा तो आपकी जान को खतरा है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मुझे अपनी क्लास को बंद करना पड़े, ठीक है। तो आपकी भलाई के लिए मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बहुत लंबा है, राइट। तो देखिए उसका फिर तरीका क्या बताते हैं लोग, तरीका ये बताते हैं कि इसमें आप पहले 2 को पकड़ो, 10 और 10 को, और ये फॉर्मूला लगाओ, तो आपको मिलेगा 10 प्लस 10 प्लस 100 बाई 100। तो वो कहेंगे देखो पहले 2 का नेट आ गया आपके पास 21। अगर पहले 2 का नेट 21 आ चुका है तो अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये 21 हो गया और ये आपका 10 हो गया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप फिर से ये फॉर्मूला लगाओ, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो ये 31 प्लस 2.1 33.1 आ गई। 2 स्टेप लगाने पड़ेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। 2 स्टेप लगाने पड़ेंगे तब आपको ये आंसर मिलेगा। लेकिन देखिए फायदा क्या होता है, जब आप लॉजिक सीखते हो ना तब क्लैरिटी का फायदा क्या होता है, आपको पता है कि 10% इंक्रीज का मतलब होता है 1.1 टाइम्स, होता है कि नहीं होता है, 1.1 टाइम्स हो गया, ये वैल्यू फिर आगे 1.1 टाइम्स फिर से हो गई, ये वैल्यू 1.1 टाइम्स फिर से हो गई। सो अब एक्चुअली क्या हुआ कि यहां पर जो वैल्यू मिलेगी, पहले अगर वैल्यू x थी तो अब जो वैल्यू मिलेगी वो 1.1 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 बार 1.1 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आप कहोगे x इंटू ये बनेगा 11 क्यूब, पता है आपको 1331 होता है, तो ये ऐसा हो गया 1.331। तो नेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं शुरू से कंपेयर करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1.331 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका परसेंटेज चेंज कितना है, आप कहोगे नेट हो गया 33.1%, और वो भी इंक्रीज, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा आया। क्लियर है नॉट गेटिंग। देखिए मेथड कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, वो कई सारे तरीके हैं, आप फ्रैक्शनल तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूं। मैंने आपको मल्टीप्लायर बताया ना रेशियो के फॉर्मेट में क्या होता है, 10% के करस्पॉन्डिंग जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो 11/10 होगा। सो आप कहोगे 11/10 टाइम्स 11/10 टाइम्स 11/10 टाइम्स, 3 बार अगर आपने ऐसे किया तो ये हो गया 1331/1000। आपको क्या मिला सर, 1.331 टाइम्स 33.1%, राइट। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। क्लियर और नॉट। अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो 100 से स्टार्ट करूंगा, 100 से स्टार्ट करोगे तो यहां आपको 110 मिलेगा, 110 का 10% 1/10 होता है, तो वो आपको दे देगा 11 और जुड़ेगा इसमें, ये 121 मिलेगा। 121 में 10% हमने और लगाया तो 12.1 और ऐड हो जाएगा, तो ये 133.1 हो गया। 100 से स्टार्ट किया
यहां पर पहुंच गए तो आंसर आपका 33.1% इंक्रीज आ गया। 33.1% आपका इंक्रीज आ गया। ये अभी हम बहुत बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझना है, लॉजिकली अभी चीजें जानना है। अभी मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू थिंग्स स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली। अच्छा, अगर इस पे 4 स्टेप्स हो गए तो क्या आपकी जान निकल जाएगी? फॉर्मूला लगाओगे तो मैं बता रहा हूं आपके अगले 2 जन्म खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। लेकिन अगर आपने यहाँ 10% यूज किया तो आप कहोगे 10% यूज करके हमें पता है कि ये 100 है, ये आपका 110 हो जाता है, ये आपका 121 हो जाता है, ये 133.1 हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर आप 10% बढ़ाते हो तो 1/10 करोगे इसका तो 13.31 और जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 146.41, ठीक है। अब अभी तक मैंने आपके सामने जो कुछ लिखा है ना, ये जो डेटा है ना, ये एसएससी को बहुत पसंद है, ठीक है। एसएससी को डेटा बहुत पसंद है, कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में इसको यूज ही कर लेते हैं। तो 4 इटरेशंस, इवन सीआईएसआई में इस पे सवाल बन सकता है, परसेंटेज में इस पे सवाल बन सकता है कि 4 टाइम्स 10% अगर इंक्रीज होता है तो जो वैल्यू होती है आपकी वो ये इटरेशंस, और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है। 100, 110, 121, 133.1, 146.41, अभी इतना ही जानो। ये 4 इटरेशन तो कम से कम आपको पता होने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ओके, एनीवेज, अब देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे अभी आऊंगा, जो कि सक्सेसिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अंडरस्टैंडिंग पहले आप ले लो, ठीक है। मैंने आपको जब बोला ये चीज कि यहां अगर मेरा 10% है और यहां मेरा 20% है, क्लियर और नॉट, मैं बात ऐसे कर रहा हूं, या 10% है, कुछ भी कह लो आप, 20 लिख लो। मैंने आपको अभी जो सिखाया था वो आपको ये सिखाया था कि ये +10% है, ये भी +10% है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ जो नेट चेंज आया था वो 21% का इंक्रीज आया था। मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि ये +A% है और ये वैल्यू आपकी +B% है। मेरा छोटा सा सवाल है कि क्या अगर मैं नेट परसेंटेज चेंज को बोल रहा हूँ कि R% है, तो क्या R की वैल्यू A+B के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी? सवाल समझना बहुत इत्मीनान से। मैंने बोला कि मैंने A% का इंक्रीज किया है। मैं क्वेश्चन में यहाँ बता देता हूँ कि मेरा A और B दोनों ही पॉजिटिव है। अगर A और B दोनों ही पॉजिटिव है तो मैंने आपको एक सवाल दिया है कि A% बढ़ाया और फिर B% बढ़ाया तो क्या R जो नेट परसेंटेज चेंज है वो A+B से बड़ा होगा या छोटा होगा? ये A+B से बड़ा होगा। आपको पता है क्या होता है, लोग फॉर्मूला रट लेते हैं बट इस छोटी सी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें पता होता है 10, 10, 21 होता है, बट ये लॉजिक नहीं क्लियर होता कि ये हमेशा ज्यादा होगा। अगर आपने A बढ़ाया और B बढ़ाया तो A+B से ज्यादा होगा। और इस लॉजिक पे मैंने आप देखो सीपीओ के सवाल, सीजीएल के सवाल में आंसर ऐसे ही लगाए हैं कई बार। तो ये समझ लो। और क्यों होता है आपको पता है? आप बताओ, यहां पर अगर कुछ भी वैल्यू है 100 है तो यहां पर वो 100 से बढ़ जाती है कि नहीं? 100 से बड़ी वैल्यू पे जब आप B% निकालते हो तो वो B से बड़ा हो जाता है। B% B कब होगा? जब 100 पे निकालोगे। अगर 100 से बड़ी वैल्यू पे B% निकालोगे तो ये B से बड़ा हो जाएगा। तो A में क्या जोड़ रहे हो आप? B से बड़ा। तो क्या मिलेगा? R A+B से बड़ा। ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें आपको शिखर तक ले जाती हैं, जिसपे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। कहते तो बहुत छोटी बात है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया कि अगर आपने यहां लेट से लिया -10%, यहां आपने लिया -10%, तो क्या आपको यह पता है कि ये वैल्यू हमारी निकल के आई थी 19% डिक्रीज। इनका सम क्या है? इनका सम तो 20 है, लेकिन 20 मिला नहीं, यहां 19% डिक्रीज मिला। तो अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मान लेते हैं कि इस सिनेरियो में जो डिक्रीज है वो R% का है, तो आपकी जो R की वैल्यू आई वो -10 को जोड़ने से क्या मिला? -20। -20 मिला कि नहीं मिला? तो क्या -20 से बड़ी आई या छोटी आई? मैग्नीट्यूड उसका कम आया 20 से। तो मैं अब ऐसे बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास यहां -A% है, यहां आपके पास -B% है और इसका अगर नेट आपका -R% है, तो जो R का मैग्नीट्यूड होगा वो A+B के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा या बड़ा होगा? यहां ध्यान रखना, A और B पॉजिटिव हैं, जो माइनस का साइन है वो अलग से उसको नेगेटिव बना रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि, और कैसे ध्यान रखना है पता है कि 10, 10 नेगेटिव लेते हैं तो -19 आता है, यानी 20 से उसका मैग्नीट्यूड 19 छोटा होता है। सेम बात यहां पर है।
अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। एग्जाम में आप थोड़ा सा जब ज्यादा ऑर्डिनरी हो जाते हो तो और बेहतर सवाल करते हो, ये सब कोई सीखता ही नहीं है, वो बस खाली फॉर्मूला सीखते हैं। अब देखो एक चीज और बोला मैंने कि आपसे कहा कि ये A% है पॉजिटिव में और ये B% नेगेटिव में। ऑलराइट, ध्यान से देखना, A% पॉजिटिव में और B% नेगेटिव में। देखो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, जो आपका नेट परसेंटेज चेंज होगा वो आप बताओ क्या होगा। R की जो वैल्यू होगी, जो नेट चेंज है, मैंने बोला कि मान लिया R परसेंटेज है, दो केसेस बनेंगे, या तो ये नेट इंक्रीज हो सकता है, ये डिपेंड करेगा A और B पे कि ये नेट इंक्रीज है या फिर ये नेट डिक्रीज है, दैट डिपेंड्स ऑन A एंड B। क्लियर है कि नहीं है? देखो जब मैंने आपसे लिखा था कि ये 10% है और ये -10% है, तब तो क्लियर कट डिक्रीज होता है, क्योंकि जब बराबर परसेंटेज होते हैं तो हमेशा डिक्रीज होता है, ये पता है हमें। लेकिन A और B पे डिपेंडेंट होगा कि नेट इंक्रीज होगा या फिर नेट डिक्रीज होगा। पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं जो आपको बताना है कि मान लिया मैंने पहले A% बढ़ाया है, तो ये जो वैल्यू होगी, आप ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू होगी वो बड़ी आएगी 100 से बड़ी वैल्यू आई, उस पर जब आपने B% निकाला तो वो B% B से बड़ा आएगा, यानी A में जो माइनस होगा ना वो B से बड़ा माइनस होगा। A में जो माइनस होगा वो B से बड़ा माइनस होगा, राइट? तो A माइनस B जो होगा वो डेफिनेटली R से बड़ा होगा या नहीं होगा? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि R की वैल्यू A माइनस B से छोटी आएगी? ये आपको ध्यान रखना है। क्यों मैंने लिखा? मैंने आपको यही बताया यहां पर कि देखो 100 को बढ़ाओगे तो यहां 100 से बड़ी वैल्यू मिलेगी और उसका B% B से डेफिनेटली बड़ा होगा। यानी R को अगर हम ध्यान से देखें, R को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो वैल्यू पहले A बढ़ेगी फिर B से ज्यादा घटेगी। तो अगर मैं केवल A माइनस B से कंपेयर करूंगा तो R मेरा इससे छोटा आएगा। समझ में आया कि नहीं? सवाल कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा भावनाओं को कंट्रोल में रख के इसको जो भी बता रहा हूं समझने की कोशिश करते रहो। ठीक है, चलो जी, ये बहुत काम की बातें हैं। जब सवाल करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ूं आप अगर अलाउ करें तो। ठीक है, ऑलराइट, ये केस थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको, तो जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी डरो मत, ज्यादा परेशान मत हो। आप सोच रहे होगे A बड़ा, A छोटा है, B बड़ा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, मैं यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था। ठीक है, एनीवेज ये चीज जो है, ये आप जब क्वेश्चंस करोगे तो मैं ये चाहता हूं कि लेट्स से मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और वो छोटा सा एग्जांपल ये है कि लेट्स से मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू है +10% और यहां मैंने आपके सामने लिखा है -5%। क्या आप इतना बोल सकते हो कि इसका नेट परसेंटेज चेंज जो होगा R वो होगा <5% या more than 5%? R की वैल्यू बताओ, 5 से बड़ी होगी या 5 से छोटी होगी? क्विकली प्लीज। If I do this and I ask you कि नेट परसेंटेज चेंज R% है, R की वैल्यू 5 से बड़ी होगी या छोटी होगी? इतना बता दो बस। एनीवन? ठीक है, शांत मत बैठो। देखो पहले फिर से लॉजिक समझाता हूं। आपने पहले बढ़ाया तो ये 100 से बढ़ गया, तो जब माइनस करोगे तो 5% 5 से ज्यादा माइनस होगा, राइट? यानी ये जो वैल्यू आएगी ये 5 से छोटी आएगी। दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू हैव गुड रिएक्शन इन। आपका रिएक्शन तेज होना चाहिए। 5 से कम आएगा, कितना आएगा अभी पता नहीं, वो तो हम निकाल लेंगे एग्जैक्ट जब निकालना होगा, पर इतना पता है कि 5 से कम आएगा। फिर मैंने आपको बोला कि लेट्स से मैंने आपके सामने एक वैल्यू दी कि ये 20% है और ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस कर रहा हूं 15% से। क्या आप ये बात फिर से बोल पाओगे कि ये वैल्यू 5 से छोटी होगी? यस, नेट परसेंटेज चेंज 5 से छोटा होगा, बोल पाओगे? ठीक है, यही जानना चाहता हूं आपसे। मैंने यहां लिखा -20%, मैंने यहां लिखा -10%, तो क्या आप बोल सकते हो कि जो नेट डिक्रीज है -R% का वो वैल्यू 30 से छोटी होगी? क्लियर है नॉट? वो वैल्यू 30 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि 20 डिक्रीज और 10 डिक्रीज, आपको ध्यान है 10 में 19 आया था, तो यहां ये 13 आके 30 से कम आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे बोला कि मैंने एक वैल्यू मान लिया, ले लिया, दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों पॉजिटिव ले लो। एक लिया +20 और एक लिया +13, +15%। क्या इन दोनों का नेट रिजल्ट आपको पता है? जो R परसेंटेज का चेंज है वो 35 से बड़ा आएगा। ठीक है, बस बचपन की चीजें पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी जोड़ना सिखा रहा हूं। ठीक है, ये सक्सेसिव है बिकॉज दिस अंडरस्टैंडिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेनी क्वेश्चंस।
ऑलराइट, चलें आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अच्छा, अब मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं उसके लिए आपका सावधान होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से सीखना। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लिखना पड़ता है, एक्चुअली मैं जो भी पढ़ाता हूं वो इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा नहीं तो आप क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस कर जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने आपके सामने यहाँ लिखा +10% और मैंने यहाँ पर लिखा +20%। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका परसेंटेज चेंज कितना आएगा? आपको पता है, आप कहोगे 32% का इंक्रीज होता है एग्जैक्ट, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैंने एक वैल्यू को 20% से पहले बढ़ाया और फिर मैंने इसी वैल्यू को 10% से बढ़ाया, तो बताओ इसका परसेंटेज चेंज कितना होगा? क्या ये भी 32% होगा? ऑलराइट, क्या ये भी 32% होगा? 10-20 करो या 20-10 करो, ठीक है। तो आपके दिमाग में कुछ घंटी बजी होगी कि ये सेम कैसे आ गया, अलग अलग काम कर रहे हैं सेम आ रहा है। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, हो सकता है गलती से आ गया हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर से करते हैं। मैंने कहा इसको 20% से बढ़ाओ और फिर इसको आप ना 10% से बढ़ाओ। नहीं, 20-10 तो हो गया ना, आप कुछ और कर लेते हैं। चलो 20% से बढ़ाओ प्लस आप 15% से बढ़ाओ, मान लिया, ठीक है। तो इसका नेट अगर आप निकालोगे ना, इसका अगर आप नेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आप फ्रैक्शन यूज कर लो, कुछ भी कर लो, फॉर्मूला लगा लो, जैसे भी करना है। मुझे इसकी वैल्यू बताओ। क्या आपको पता है कि ये वैल्यू 38% आएगी? 38% इंक्रीज आएगा, यस। आप फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला जानते हैं। 20 + 15 कितना हुआ? 35। 35 + 300/100, तो ये आपका 38% हो गया। अच्छा, एक बात बताओ कि यहां अगर मैं 15% ले लूं और यहां अगर मैं आपका 20% ले लूं, तो क्या ये वैल्यू फिर से 38% आएगी? ऐसा बार बार हो रहा है? क्या ये मेरा दिमाग खराब है इसलिए हो रहा है, या आपका दिमाग खराब है इसलिए हो रहा है, या ऐसा हमेशा होगा? बताइए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि जब हम नेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो सक्सेसिव में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अब ये फॉर्मूला में भी छुपा हुआ है पर आप कभी देखते ही नहीं हो। देखो, आप मुझे ये बताओ कि यहां पर AB/100, अगर आप A और B को एक्सचेंज कर दो तो यहां ये बनेगा B + A + BA/100। क्या वैल्यू में कोई भी चेंज आया? नहीं। सो जब फॉर्मूला सिमेट्रिक है तो A को पहले रखो या A को बाद में रखो, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन किस चीज में अंतर नहीं आएगा पता है? केवल इस चीज में अंतर नहीं आएगा, नेट परसेंटेज चेंज में, राइट। अब कई लोग क्या करते हैं ना, जब समझदारी नहीं होती तो वो क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक सवाल आया कि एक सिटी की पॉपुलेशन 960 है ना, 960 है मान लिया एक सिटी की पॉपुलेशन, और बोला गया कि पहले वो 10% से बढ़ गई, 10% से बढ़ गई, फिर वो आपकी 12.5% से बढ़ गई। क्लियर? और आपसे ये पूछा गया कि यहां की जो पॉपुलेशन है वो बता दो, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम में टाइम पास हो नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने क्लास में पढ़ा है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं, तो कह रहे हैं ऐसे लगाएंगे तो टाइम बीतेगा नहीं, तो वो कहेंगे लाओ ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर उन्होंने चेंज किया, यहाँ 12.5% डाल दिया, यहाँ 10% डाल दिया और इसको कैलकुलेट किया और उन्होंने कहा कि ये +1/8 होता है और ये 120 जुड़ गया इसमें, तो ये 1080 हो गया। क्या ऐसा करना सही है? क्या मैंने ऐसा बोला था? देखिए, मैंने क्या बोला है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब हम नेट परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं। आप अगर पूरा कैलकुलेशन करोगे ना, आपने कहा कि अब आगे 108 भी निकालेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 1188 आ जाएगा। आप इसको कर लो, आप इसमें 96 पहले ऐड कर लो और फिर 12.5% करो, ये भी 1188 आएगा। तो जब हम कंसर्न हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू है, केवल हमारा फोकस है कि हम नेट परसेंटेज चेंज निकाल लें, तो उसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता है, उसमें ऑर्डर का रोल नहीं होता है। लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो भाई उसमें ऑर्डर का रोल होता है। जहां 10% बढ़ाना था वहां 12.5 कर दोगे तो इंटरमीडिएट वैल्यू तो बदल जाएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो चीजों को पूरा समझना, आधा अधूरा नहीं, वरना फिर धोखा हो जाएगा एग्जाम में। आप कहोगे इसका फर्क क्या है? अगर हम सीधा निकाल लेते तो आपको तकलीफ क्या है? क्या मैं उल्टा निकलवा रहा हूं? तो वहां आ रहा हूं कि ये कहां आपकी मदद करेगा। देखिए, आपको लेट्स से कि मैंने एक सवाल दिया और वो सवाल कुछ ऐसा था जिसको आप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। वो क्वेश्चन देखिए आपका कैसा दे रहा हूं मैं आपको। वो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे रहा हूं कि लेट्स से मैंने आपको ये बोला कि एक वैल्यू को मैं 20% से बढ़ा रहा हूं, ठीक है,
और मैं कह रहा हूं कि जो नेट चेंज है वो मैं चाह रहा हूं कि 8% का ही हो। तो आप बताओ ये वैल्यू क्या है, जैसे मैंने ये पूछा। सो आप कहोगे कि 100 से स्टार्ट करूंगा, 20% बढ़ाऊंगा, 120 मिलेगा, और मुझे पता है मुझे फाइनल वैल्यू 108 चाहिए। सो आप कहोगे 120 से 108 12 लेस है, 12 120 के बेस पे कितना है 10%। वेरी गुड, कोई तकलीफ हुई आपको? नहीं। मैंने आपको बोला कि 1% इंक्रीज आपको मैंने दिया, अगला परसेंटेज डिक्रीज मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि मुझे जानना था उसके बारे में। आपको ये बता दिया कि नेट परसेंटेज चेंज कितना है, 8 है। अब आप अगर फॉर्मूला अपना लगाओगे तो फॉर्मूला कैसे लगेगा कि नेट परसेंटेज चेंज 10% का है, ए की वैल्यू आपको दी है 20, बी आपको नहीं दिया गया है, और फिर आप ऐसे करोगे, आपको समझ में आएगा कि आपको कितना परेशानी होगी इस क्वेश्चन को करने में। अननेसेसरी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ए की वैल्यू 10 है, देखो मुझे रखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ वैल्यू 20 है, फिर आपका ये b + b/5 हो जाएगा, सॉल्व करोगे आंसर आएगा, निकल जाएगा, फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि थोड़ा सा डम हो जाता है, मुझे मजा नहीं आता है, मजबूरी होगी तभी लगाएंगे। यहां पर देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे करोगे तो क्या आपको आनंद आ रहा है? क्या आपको आनंद आ रहा है? यस, आसानी से दिख रहा है ना। 100 120 हो गया, 8% बढ़ाना है तो 108 होना चाहिए, तो 120 से 108 12 का डिक्रीज है 10%। ओके गुड नाइस, आसानी से निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि देखो ऐसा करना है आपको कि एक वैल्यू है, एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन में पहले साल कुछ हुआ, क्या हुआ नहीं पता, और दूसरे साल उसमें दे दिया गया आपको कि इसमें 20% का इंक्रीज हुआ। दूसरे साल क्या हुआ? 20% का इंक्रीज हुआ। पहले साल क्या हुआ पता ही नहीं, कुछ हुआ। दूसरे साल 20% का इंक्रीज हुआ, और आपको यह बताया गया है कि जो आपका नेट इंक्रीज है वो आपका 8% का है। नेट इंक्रीज आपका 8% का है। तो मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ क्या है जो नहीं पता है। अब देखिए आपने जो फॉर्मूला लगाएंगे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए जो पहले कहानी थी वही अभी कहानी है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें इनको बी पता है, ए नहीं पता, निकालेंगे। आप कहोगे कि हमने एक स्मार्ट तरीका देखा है, 100 से स्टार्ट करेंगे। अब 100 में जो क्वेश्चन मार्क है वो पता है क्या आपको? पता ही नहीं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 100 + x। अगर इसको आपने x माना तो आप 100 + x लिखोगे, फिर उसका 20% निकालोगे, फिर आप कहोगे कि यार फॉर्मूला ही अच्छा है। ठीक है, आपको पता है क्या? ऐसा नहीं है। आपको ये पता है कि नेट परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये मालूम है। सो मैं अब आपको क्या समझा रहा हूं कि इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपने कहा मेरे को ये पता है कि इस परसेंटेज को यहां भी उठा के लिख सकता हूं मैं, ठीक है, उससे नेट परसेंटेज चेंज नहीं होगा। तो इसको उठा के यहां ले आओ, इस 20% को उठा के वहां ले जाओ, और अभी भी पता है आपको कि 100 से स्टार्ट करेंगे तो ये 108 होगा, और ये वैल्यू अगर आपने 100 लिया तो ये 120 होगा। तो जो प्रॉब्लम आ रहा था वो खत्म हो गया कि नहीं? आपका ये वैल्यू अभी भी -10% आ गया। आप ध्यान से देखना, ये जब -10% आया तो पता है आपको क्या मिल गया? आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल गई। ऑल्दो मैंने उसको उठा के उधर लिख दिया, बट क्या इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो चीज है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, जब तक मैंने उनको ये पढ़ाया नहीं है वो खुद इस्तेमाल नहीं करते थे, इसका पता ही नहीं था, सोचते ही नहीं थे, राइट। बट दिस विल मेक योर लाइफ मच ईजियर कि अगर किसी भी स्टेप पे वैल्यू अननोन है और वो परसेंटेज चेंज मुझे निकालना है, सो मैं उस ऑर्डर को अपने हिसाब से इधर उधर कर सकता हूं और उसके हिसाब से मेरे को उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये जो वैल्यू निकली है ना 10%, ये क्वेश्चन मार्क निकल गया, क्योंकि हमें पता है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ये ज्ञान आज का महाज्ञान है, मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मेनी क्वेश्चंस। आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देगा। यही अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं काम कर रहा हूं लगातार, ठीक है। ओके, एक चीज और देखिए, अब इसका इस्तेमाल और कहां कहां कर सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूं। आपके कैलकुलेशन फ्रंट में आपकी मदद कैसे करेगा। लेट्स से मैंने आपको बोला कि मुझे चाहिए 10%, 20% और 30% का नेट। देखना ध्यान से, इसका नेट निकालना है मुझे। अब आपको यह पता चल गया ना कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, राइट। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का 10% निकालना हमेशा आसान होता है, क्योंकि क्या होता है 1/10 होता है। अब लेट्स से मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक नंबर है 1936, क्या उसका 1/10 उतनी आसानी से निकलेगा? क्योंकि एक डेसिमल शिफ्ट करना होता है।
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका 20% निकालना है, इट विल टेक लिटिल टाइम, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कहूं 30% निकालना है तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि जब पहले स्टेप पे जो भी वैल्यू लिखी है, अगर हम 100 मानते हैं तो पहले स्टेप पे मैं 10 लिखूं, 20 लिखूं, 30 लिखूं, फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि 100 इतनी अच्छी चीज है परसेंटेज के बेस में कि अगर 30% निकालोगे तो 30 ऐड हो जाएगा, 40% निकालोगे तो 40 ऐड हो जाएगा, 50% निकालोगे तो 50 ऐड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यही होता है ना। सो अब इस कैलकुलेशन में जो स्मार्ट होगा थोड़ा सा, वो कहेगा कि भाई 30% पहले निकाल लो, क्योंकि ये तो हम कभी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? ये तो कभी भी निकाल लेंगे यार। 10% तो लास्ट में रखो ना, सबसे जब सबसे खतरनाक वैल्यू हो जाएगी तब 10% आसानी से निकल जाएगा। तो हमने रिवर्स कर लिया और इसको 20 कर दिया और इसको 10 कर दिया। जब मैंने ऐसा किया तो आपको पता है ये वैल्यू क्विकली आपकी 130 आई। 130 का 20% कितना होता है? 26। 10% 13 होता है, 26 ऐड हुआ तो ये 156 आ गया। अब 156 में 10% अगर ऐड करोगे तो 15.6 ऐड होगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 171.6। तो अगर आपका 100 171.6 हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि ये वैल्यू 71.6% बढ़ गई। आप इसी कैलकुलेशन को ऐसे करना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 132 मिलेगा। अब 132 को 30% जब आप निकालोगे तो 13.2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट विल टेक लिटिल मोर टाइम देन यू आर डूइंग इन द सेकंड केस। और एग्जाम में आपको पता है हर एक सेकंड इतना कीमती है कि आपके रैंक को कहीं भी ले जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब हर एक सेकंड इतना कीमती है इम्तिहान में, तो हम कोशिश करेंगे ना कि अपना हम समय बचाएं जितना बचा सकते हैं। राइट और नॉट? क्लियर और नॉट? देखिए, मैंने बोला कि अगर आप मेरी क्लासेस में बने रहोगे, जून तक रहूंगा आपके साथ, ठीक है, तो आप वो नहीं रहोगे जो आप हो आज, बिलीव मी, ठीक है। यू विल कंप्लीटली चेंज एज ए पर्सन हु कैन थिंक, राइट। सो दैट्स द आइडिया ऑफ दीज, ओके। तो आप बस बने रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको करवाऊंगा ये एक्सपीरियंशियल हैं, जो मुझे लगता है कि मैं ऐसे सोचता हूँ तो ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। दैट इज दोज आर द थिंग्स आई एम टेलिंग यू इज अ थियरी, नॉट ट्रेडिशनल बुकिश थियरी, ठीक है। सो यू विल रियली एंजॉय इट। क्लियर हुआ सभी को कि ये कैलकुलेशन आसान है? और अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिखाया। देयर आर सो मेनी वेज जहां पर ये आपकी मदद करेगा कि कीपिंग 10% इन द लास्ट। हमेशा जहां 10% दिखेगा 10% को लास्ट में ले जाना, क्योंकि वो स्टेप जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी तो 10% आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, ये दो पॉइंटर मैंने आपको बताए अभी, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का देखिए एक और इस्तेमाल है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। अब जरा ध्यान से देख लो। नॉट ओनली मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपको भी समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जब हम मल्टीपल स्टेप्स पे ऐड करते हैं तो वही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बन जाता है, वही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बन जाता है, राइट। तो सक्सेसिव के क्या क्या केसेस हो सकते हैं ये आपको समझने की आवश्यकता है, ओके। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट डिफाइन किया और वो प्रोडक्ट है आपका a इंटू बी। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है p इज इक्वल टू a इंटू बी, जब ये कांस्टेंट था तो मैंने आपको बताया था ए बी रूल का केस है, ठीक है। लेकिन जब ये कांस्टेंट नहीं है तो ये कौन सा केस है, जरा समझो इसको ध्यान से। देखिए जब ये कांस्टेंट नहीं है तो ये कौन सा केस है ये आपको समझाता हूं मैं। आप मुझे बताओ कि कोई वैल्यू p है जो a और b का प्रोडक्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं a को 10% से इंक्रीज कर रहा हूं और मैं b को 20% से इंक्रीज कर रहा हूं। ध्यान से समझना। तो क्या आप इसको ऐसे बोलोगे कि अगर a 10% से इंक्रीज हुआ है तो a 1.1 टाइम्स हो गया है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही बोलता है कि कोई भी चीज अगर 10% से इंक्रीज हो गई है तो 1.1 टाइम्स हो गई है। इनटू अब b नया क्या है, आप कहोगे b अगर 20% से इंक्रीज हो गया है तो ये 1.2 टाइम्स b हो गया है। तो ये प्रोडक्ट बदल गया कि नहीं? ये प्रोडक्ट आपका p डैश हो गया। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट में कितना परसेंट का चेंज है तो आप कहोगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.1 इंटू 1.2, 1.1 इंटू 1.2 a इंटू बी। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? तो जो ये p था मेरा, ये क्या था a इंटू बी। क्या मैं इसको p से रिप्लेस कर सकता हूं? यस। तो क्या ऐसा हो गया कि जो p था जिससे मैंने शुरू किया था p इज इक्वल टू a इंटू बी, ये क्या दे रहा है मुझे? ये दे रहा है कि ये 1.1 इंटू 1.2 टाइम्स हो गया किसका, और p डैश मिल गया। p डैश आपका क्या आया? p डैश आपका आया 1.1 इंटू 1.2 टाइम्स ए बी, यही है ना। तो इस मैंने ए बी को p से रिप्लेस कर दिया। तो मैं कह रहा हूं ये सिनेरियो कुछ ऐसा है कि p जो है वो 1.1 और 1.2 से मल्टीप्लाई होकर p डैश दे रहा है।
तो क्या आपको पता है कि ऐसे केसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो स्टेप्स हैं, पहले स्टेप्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.1, दूसरे स्टेप्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 है, ऐसे लिख सकते हैं। यस। फिर आप कहोगे कि एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बन गया, ये 10% चेंज को इंक्रीज को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये आपका 20% चेंज को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये क्लियर हो गया मुझे। और अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ए का चेंज है वो 1 पे लिख दो, उसको मैं बोल रहा हूं लेट्स से A%, और दूसरा वाला चेंज दूसरी एरो पे लिख दो B%। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में है A इंटू बी और मुझे चेंज पता करना है परसेंटेज चेंज इस P में जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। किसका? A में जो परसेंटेज चेंज हुआ वो एक एरो पे रखो, B में जो परसेंटेज चेंज हुआ वो दूसरी एरो पे रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कोई भी प्रोडक्ट केस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। सो आप क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको पता होंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। वो केस क्या है, लेट्स से मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में आपको बोला जाता है कि एल बी, तो एरिया आपका होता है एल इंटू बी। आपको अगर मैंने बोला कि लेंथ को मैं 10% से इंक्रीज कर रहा हूँ, ब्रेड्थ को मैं 20% से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो पूछता है ना कि एरिया में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। आपको पता है कि एरिया एल इंटू बी है, अगर प्रोडक्ट में है तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉलो करेगा। अगर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉलो करेगा तो 10 और 20 का नेट रिजल्ट आपको पता है 32% इंक्रीज होता है, इसलिए ऐसा होता है। अगर आपको पहले नहीं पता होगा, आपने रट रखा होगा कि ऐसे सवालों में ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाते हैं, आज आपको पता चला होगा क्यों लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही केस होता है। अब देखिए, जब हम चीज़ों को लॉजिकली सीखते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। बहुत बड़ा फायदा क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि P इज इक्वल टू A इंटू बी का मतलब है दो तीर बनाने हैं, एक पे A का परसेंटेज चेंज लिखना है, एक पे B का, और जो नेट निकलेगा वो P का परसेंटेज चेंज होगा। ये समझ में आ गया आपको? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मेरे पास A इंटू बी इंटू सी इंटू डी है, लेट से 4 का प्रोडक्ट है, तो क्या ये 4 का सक्सेसिव बनेगा या नहीं बनेगा? क्या करोगे आप कहोगे मान लेते हैं कि A में A% का चेंज आया तो वो एक तीर पे रख दो, B में B% का चेंज आया तो दूसरे पे रख दो, साइन के साथ, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप कहोगे C% लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे D% लिखेंगे, इनका नेट निकाल लो। मान लिया ऐसे 50 है प्रोडक्ट में, क्या तकलीफ है भाई, अगर 50 है प्रोडक्ट में A B C D E F G H 26 से मान लेते हैं तो 26 एरो लगा देंगे भाई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, पता लग गया ना। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनी प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब देखिए, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाती है। आपको अगर मैं लिखता हूं एक की प्रोडक्ट P है, वो है A इंटू ए। अब देखो A इंटू ए, आई मीन A स्क्वायर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, P इज इक्वल टू A स्क्वायर। देखो A स्क्वायर में वेरिएबल एक ही है A, पर क्या ये A इंटू ए नहीं है? तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मुझे दो तीर लगानी है पर दोनों में A रखना है? यस, ये तो वही वाला केस हो गया कि सेम परसेंटेज से 2 बार बढ़ रहा है, राइट, सेम परसेंटेज से 2 बार बढ़ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? A इंटू ए। सो इसको आप ऐसे समझना कि जब भी देखो, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा केस समझाता हूं, वो छोटा सा केस आपको समझ में आएगा अभी, कि सर्कल का एरिया, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना कि अगर मैंने बोला कि सर्कल में मैंने रेडियस को 10% बढ़ा दिया है, एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी आप परसेंटेज चेंज निकालते हो, इनिशियल वैल्यू आपकी आएगी पाई R1 स्क्वायर, फाइनल वैल्यू आपकी आएगी पाई R2 स्क्वायर, आएगी या नहीं आएगी? परसेंटेज चेंज में कभी भी कांस्टेंट टर्म जो सेम होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि वो एनीवे कैंसिल हो जाते हैं। हमें सिर्फ फोकस करना है जो चीज बदल रही है। पाई और पाई दोनों साइड है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर के और के दोनों साइड है तो इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, हटा दो। हमारा मतलब है रेडियस के स्क्वायर से, और आपको पता है रेडियस का स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू आर इंटू आर, आर इंटू आर। जितना एक को बढ़ाओगे उतना ही दूसरा बढ़ जाएगा। तो अगर आप बोलते हो कि यहां पर 10% का इंक्रीज है, तो आपको पता है डायरेक्टली कि ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1.21, यानी 21% इंक्रीज। अगर हम बात करते हैं स्फेयर के वॉल्यूम की, तो स्फेयर के वॉल्यूम में आप ध्यान रखना एक आर क्यूब का टर्म आता है, उसी से हमारा लेना देना है। 4/3 पाई आर क्यूब से हमारा कोई लेना देना नहीं। 4/3 पाई का हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म में कोई मतलब नहीं है। स्फेयर से स्फेयर की बात करोगे, आर क्यूब है। लेट्स से आपने बोला कि आपने स्फेयर का जो रेडियस है
उस स्फीयर का रेडियस आपने 10% से बढ़ा दिया, तो आपको पता है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 का होल क्यूब यानी 1.331 आर क्यूब हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप जरा ध्यान से देखो, 1.331 आर क्यूब अगर हो रहा है तो क्या आपका मल्टीप्लायर क्या आ रहा है 1.331, तो क्या आपका परसेंटेज चेंज 33.1% इंक्रीज है? बोलो भाई यस है कि नहीं है? 33.1% का इंक्रीज है। सो दैट्स वेरी मच क्लियर नाउ कि अगर आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछी जाएंगी तो आप आसानी से इसको निकाल पाओगे। आपको एक चीज समझनी है। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहां पर आपको तकलीफ हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कुछ सवाल ऐसे आते हैं जैसे क्यूबॉइड होता है, आपको पता है घनाभ होता है, तो घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और वो भी होता है 2 गुना, ठीक है। तो मैं इसको 2 भी लिख देता हूं। टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये होता है 2 टाइम्स ये। अगर मैं आपसे रेक्टेंगल बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको रेक्टेंगल बोलूं तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका L इंटू बी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि रेक्टेंगल में अगर मैंने बोला कि ये 10% से बढ़ाया मैंने और ये 20% से बढ़ाया, तो आप खुशी खुशी बोल देते हो ना कि ये 32% से बढ़ जाएगा, ए बी रूल, मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा के। अब देखो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने बोला कि आपने लेंथ को 10% से बढ़ाया, ब्रेड्थ को आपने, मैं लिख रहा हूं यहां पर ध्यान समझना, लेंथ को मैंने 10% से इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को मैंने 20% से इंक्रीज किया, और जो आपका हाइट है इसको मान लेते हैं 10% से इंक्रीज किया। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो टोटल सरफेस एरिया है घनाभ का वो कितना % से चेंज हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर जो बताएगा उसको मैं कुछ इनाम दूंगा, ठीक है। सिंपल है ना, क्या करोगे आप कहोगे 10 20 का नेट निकालेंगे, 20 30 का नेट निकालेंगे, 30 और 10 का नेट निकालेंगे। क्या ऐसा करोगे? कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि आसान है ना, L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 10 और 20 का नेट निकालेंगे जैसे यहां पर करते हैं, फिर 20 और 30 का निकालेंगे, 30 और 10 का निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। कितने लोग को ऐसा लग रहा है? हाथ उठाओ, ठीक है। यस यस यस, देखो किसी ने 192 निकाला, देखो खुराफाती दिमाग है आप लोगों का। 71.6, वंडरफुल। देखिए आप लोग जितने लोग आंसर दे रहे हो, आप सबका आंसर सरासर गलत है। पूछो क्यों? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब आपने 3 का सम किया हुआ है ना, 3 का अगर आपने सम किया हुआ है तो ये नेट परसेंटेज चेंज तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपको LBH के रेशियो ना पता हो। कुछ बोला, समझ में आया? क्या बोला मैंने कहा अगर यहां पर देखो 2 ही क्वांटिटी थी, L और B प्रोडक्ट में थी, बस यहां LB है, BH है, ठीक है। ये बात सही है कि L इंटू बी अगर खाली होता इस एक फेस में आपने कह दिया 32% का चेंज आया, बहुत बढ़िया। दूसरे फेज में आपने बोल दिया कि 20 और 10 है, फिर से 32% का चेंज आया, बहुत बढ़िया। यहां 21% का चेंज आया, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन इनको जब आप कंबाइन करोगे ना, कैसे कंबाइन करोगे भाई? कैसे कंबाइन करोगे आपको इनके रेशियोज पता होने चाहिए कि LBH में क्या रेशियो है। अगर वो नहीं पता है तो ऐसे जोड़ के आंसर लगाओगे, नेगेटिव नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। समझ में आया? और वो इसलिए मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर करके जाओ। देखो ध्यान से, आपने कहा कि टोटल सरफेस एरिया, देखो 2 से कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं, हटा दो। देखो टोटल सरफेस एरिया बाद में क्या हो जाएगा, आप कहोगे L अगर 10% से बड़ा है तो 1.1 L हो गया। B कितना बड़ा है आपको पता है, 20% से, तो ये 1.2 B हो गया। फिर यहां पर आप लिखोगे 1.2 B इंटू 1.1 L, सॉरी H, LBH HL आएगा ना फिर से, तो ये 1.1 H इंटू 1.2 L, सॉरी 1.1 L। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? 1.1 L 1.2 B ऐसे करके आया। अब ये वैल्यू आप बताओ क्या हो गई, 1.32 B प्लस ये भी हो गया आपका 1.32 H, और ये वैल्यू आपका कितना हो गया, सॉरी B इंटू क्या आया, B इंटू L, L इंटू B आया, ये आया 1.32 B इंटू H, और ये आपका आया 1.21 इंटू H इंटू L। ये आपका फाइनल वॉल्यूम मतलब सरफेस एरिया हो गया।
अब आप बताओ इसको अगर पहले से कंपेयर करोगे तो क्या ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगे? नहीं होंगे। लेकिन जब केवल रेक्टेंगल की बात हो रही थी तो L और B में एक L इंटू बी बना था, आपका ऐसा हो गया था L इंटू बी इधर और इधर हो गया था 1.1 इंटू 1.2 L इंटू बी। तो जब ये दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं तो कैंसिल हो गए। लेकिन यहां पर जो टर्म है एल बी बी एच एच एल, इनके कॉफिशिएंट बदल गए। अगर इनके कॉफिशिएंट बदल गए ना तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, और अगर वो कैंसिल आउट नहीं होगा तो आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं इनका रेशियो आपको प्रोवाइड कर दूं, रेशियो अगर दे दूं कि इनका रेशियो है 1:1:1, मैंने आपको बोला कि ये जो रेशियो है 1:1:1 है। अब आप क्या करोगे, आप जैसे ही कहोगे कि तीनों को मैं k के बराबर रखता हूं, जैसे ही आप इन तीनों को k के बराबर रखोगे, ये k स्क्वायर बनेगा, यहां k स्क्वायर बनेगा, यहां k स्क्वायर बनेगा, तो वो k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। या फिर इवन ये रेशियो अगर आपने 1 2 3 रखा तो आपका एल बी एच सारा एक k के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, k 2k 3k। और जैसे ही आपने लिखा सब में k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर बनेगा, k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन यू कैन गेट द आंसर। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं अब आप ऐसी बेवकूफियां एग्जाम में नहीं करोगे, एटलीस्ट इस क्वेश्चन में। ठीक है, घर का काम है कर लेना कि ये रेशियो है तो परसेंटेज चेंज कितना है। ठीक है, मैं करवाऊंगा ये सवाल जब मैं क्वेश्चंस करूंगा। तो अब एक सवाल और बता दो आप लोग, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप समझ गए। यही बात कर रहा हूं कीवर्ड की एल बी बी एच एच एल ऐसे करके मैंने बोला, राइट। और मान लिया मैंने बोला आपसे कि लेंथ 10% से बड़ा है, ब्रेड्थ आपका 10% से बड़ा है, और हाइट आपका 10% से बड़ा है, हाइट आपका 10% से बड़ा है। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज हो जाएगा। ऑप्शन ए 33.1%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बताओ कौन सा सही है। क्वेश्चन दे रहा है मैंने कहा कि एक क्यूबॉइड है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। और अगर तीनों को मैंने 10% से बढ़ाया है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कौन सा आंसर सही है। अभी आपने सीखा कि भाई अगर एल बी एच का रेशियो नहीं पता है तो एल बी एच का रेशियो अगर पता नहीं है तो आंसर कैसे निकलेगा। आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है? जल्दी बताइए, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड सही है, जो कि सरासर गलत है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको दुखी कर रहा हूं, पर यही मेरा तरीका है कि पहले आपको कुछ सिखाना, फिर उस जाल में फंसाना, उस जाल में फंसाने के बाद आपको तड़पाना, और तड़पाने के बाद आपको बताना जब आप खुश हो तो मैं आपको तड़पा रहा हूं कि इसका कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर सरासर गलत है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि सब में 1.21 LB, 1.21 BH, 1.21 HL बनेगा या नहीं बनेगा? तो जब आप 1.21 कॉमन ले लोगे तो आपके अंदर क्या बन गया? LB प्लस BH प्लस HL, और पहले आपके पास क्या था? LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया पूरा का पूरा कैंसिल। आंसर क्या हुआ आपका? 21%। सो एक्चुअली मैंने वो ऑप्शन लिखा ही नहीं था, जो सही था वो लिख लो कि वो 21% है, बट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड यहां पर गलत है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये टर्म कैंसिल हो रहा है या नहीं। अगर हमने सबको 10-10 किया ना भाई, तो 1.21 बाहर आ गया। अगर बाहर आ गया तो ये टर्म LB BH HL बन गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 21% हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, मजा आया कि नहीं, राइट। सो ये घर पे जाके दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने, ऑर्डर इंपॉर्टेंट और ये जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं आपके सामने। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जो कैंसिलेशन है अगर वो हो जाता है वो दो कारण से हो सकता है कि आप जो परसेंटेज चेंज कर रहे हो, अगर ये सब में बराबर कर रहे हो ना, तो वो कॉमन आ जाएगा और अंदर वही बचेगा जो पहले था। ठीक है, राइट। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज 10 है, 20 है और 10 है, तो ये जो कॉफिशिएंट बनेंगे इनके वो अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे तो कुछ कॉमन नहीं बनेगा, और कॉमन नहीं बनेगा तब आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा अगर रेशियो नहीं पता है तो। लेकिन वहां भी आंसर निकल जाएगा अगर रेशियो मालूम है तो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ज्ञान मैंने आपको दिए हैं, और बाकी आपसे मिलेंगे कल। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको मैं इंप्रूव करूं। अभी तक आपने मुझे देखा है क्वेश्चंस करते हुए, ठीक है, तो कई बार आपको शंका होती है कि इतना तेज सवाल कैसे हो जाता है। यही सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने, मुझे पता है आप सब मैथ पढ़ रखे हो, बट आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, मुझे पता है, राइट।
बिकॉज आपने ऐसे चीज़ें नहीं सीखी हैं, है ना. यू डोंट नो द थिंग्स वाई दिस इज हैपनिंग, राइट. सो वही मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक बात जो आपके लॉजिक को इन्हेंस कर सकती है मैं उसको सिखाऊं. आप यूट्यूब पे जाके सारे परसेंटेज के वीडियो देख लो, 1 to all, then you will understand what you are getting here, right. It's very different, it will completely change your thought process. बस एक वादा आप भी ध्यान रखना, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, ठीक है. 3 दिन मैंने बोला था हफ्ते में, 3 दिन हो चुके हैं. 2 दिन और पढ़ाऊंगा इस वीक में, 5 दिन की क्लास होगी आपकी, 2 दिन और होगा इस वीक में. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना प्रॉमिस कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको दूँ. आपको भी एक ध्यान रखना है, मैंने बोला कि मेरे मोटिवेशन के लिए इन वीडियोस को आपको सब तक पहुंचाना है, राइट. दैट यू हैव टू इंश्योर कि एवरी एस्पिरेंट मस्ट बी टच्ड बाय दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, राइट, विच इज़ नॉट प्रमोटेड इन बुक्स, राइट. दैट्स द ऑब्जेक्टिव. आप मेरा सपोर्ट करते रहोगे तो मैं आपका सपोर्ट ज़रूर करता रहूँगा. सो आई विल जस्ट ट्राई कि आप जब 2019 का एग्ज़ाम दें देन यू मस्ट बी वेरी सिंपल एंड इन ए ग्रेट स्पीड, राइट. आई एम ट्राइंग टू मेक यू मोर एंड मोर सिंपलर, ठीक है. तो आपको तराश रहा हूँ अभी, अच्छा करोगे. रही बात देखिए टॉपिक्स की, आप कह रहे हो कितने टॉपिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा. अभी ना आप क्या करो, मेरे साथ चलते रहो बस, ठीक है. मैंने आपको फिर से बोला कि अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा. इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना बेस्ट कर सकता हूं. मैं डिस्कशन नहीं काटूंगा. आई विल जस्ट ट्राई कि मैं कुछ ऐसा करा दूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है. तो जस्ट कीप गोइंग विद मी. आई विल डू एज मच एज पॉसिबल, एज बेस्ट एज पॉसिबल. तो बस आप साथ में बने रहो और बाकी आप अपना प्रॉमिस निभाते रहो. साथ ही साथ अब एग्ज़ाम में 100 दिन के आसपास जो आपके बचे हुए हैं, राइट. सो अगेन मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. 2020 February has 29 days, लीप ईयर, सच ए ग्रेट एडवांटेज, राइट. यू हैव 1 extra day in February और आपके एग्जाम मार्च में शुरू हो रहे हैं, राइट. सो यूटिलाइज दैट एक्स्ट्रा डे ऑल्सो. इस बार सिलेक्शन आपका होना चाहिए, राइट, बिकॉज यू हैव 1 more day in February. ऐसा 4 सालों में एक बार एस्पिरेंट को मौका मिलता है. डू यू नो, यू आर वेरी लकी, राइट. सो यूटिलाइज इट एंड डू योर बेस्ट. फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ध्यान रखना. आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है. सब आपके दोस्त हैं, भाई हैं. कोई अगर अच्छा कर रहा है तो बुरा मत मानो, कोई अगर बुरा कर रहा है तो उसको उठाने की कोशिश करो, ठीक है. आपका कंपटीशन खुद से है कि आप कितना इंप्रूव कर जाते हो. रेस में सब भाग रहे हैं, आपको ये नहीं देखना कि मैं दूसरे से तेज भाग जाऊं. आप खुद जितना तेज भाग सकते हो भागो. अगर आप ये इंश्योर करते हो ना तो वो कंपटीशन नहीं है, ठीक है. वो कंपटीशन नहीं है. आप अपना बेस्ट करके आओगे, आपका सिलेक्शन होगा. आपका दोस्त बेस्ट करके आएगा, उसका सिलेक्शन होगा. तो लेट्स कहते हैं ना, आज की जो सोसाइटी है वो ऐसी हो गई है कि मेरा अच्छा हो जाए और दूसरे का बुरा हो जाए तो शायद मेरा बहुत अच्छा हो गया, डबल मज़ा आ गया. डोंट बी लाइक दिस. मेरा भी अच्छा हो जाए, उसका भी अच्छा हो जाए, देन दिस इज द एटीट्यूड यू कैरी. एंड इसलिए बोल रहा हूँ कि इन वीडियोस को लोग कहते हैं कि आपका वीडियो हम शेयर नहीं करते हैं कि ना कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है. ऐसा मत करो. अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप इसको सब तक पहुँचाओ. आप अपनी सोच अच्छी रखोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है. ठीक है, तो बाकी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे. कल फिर से आना ही है 6 PM. अब ये टाइम आप अपना नोट कर लो और ये अपने शेड्यूल में फिक्स रखो कि शाम को 6 बजे आपको क्लास में आना है. लाइव क्लास में आओगे तो अटेंटिव रहोगे, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा और जल्दी आप चीज़ें सीखोगे, ठीक है. बाकी जो नहीं आ सकते हैं वो तो रिकॉर्डिंग से देख के सीखेंगे, ठीक है. चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय.